अभी तक की आपकी जर्नी में मतलब कभी आपको ऐसा फील हुआ कि इसको छोड़ देना चाहिए या मतलब गिव अप कर देते हैं, मतलब स्टार्ट तो कर लिया वापस चले जाते हैं? क्योंकि अप्रिशिएट तो किया नहीं, उल्टा डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया कि भाई वापस क्यों आ गए आप अच्छा खासा वहाँ पर कमा रहे थे, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी आपकी, तो ज़रूरत क्या पड़ गई वापस आने की? आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर इंडिया में कुछ नहीं रखा है। तो ये डिपेंडेंसी जो थी वो दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही थी चाइना के ऊपर। तो जो ऑनलाइन चार्जर्स मिल रहे हैं और आपके चार्जर उसमें क्या डिफरेंस है? तो मेरे हिसाब से ईवी ओनर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इतनी जल्दी हार मत मानिए और मेहरबानी करके अगर आपके पास ईवी है तो दूसरी जो है ईवी लेने के बारे में ही सोचिए, पेट्रोल डीजल में आप कन्वर्ट ना होइए। एसी चार्जर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप एसी चार्जर्स लेना चाहते हैं, आपके चार्जर्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका वो पार्ट नया हो जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला पॉडकास्ट ईवी इम्पैक्ट शो का, और ये है रिलेटेड टू ईवी चार्जिंग। ईवी चार्जिंग आज भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे ईवी ओनर्स हों या जो लोग ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चार्जिंग से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, कुछ समस्याएं भी रहती हैं। तो आज हम लेके आए हैं हमारे गेस्ट सिद्धार्थ को, जो कि ईवी चार्जिंग स्पेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया में, और वो आप लोगों को बताएंगे ईवी चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होगा, ये सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट होगा। तो मैं सिद्धार्थ का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सिद्धार्थ ने एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मास्टर्स की डिग्री की है ऑस्ट्रिया से, और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था फॉक्सवैगन और मर्सिडीज़ जैसी कारों का एक हार्ट होता है, जैसे कहते हैं उसका इन्वर्टर सिस्टम, उसको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। और उसके बाद उनको लगा कि उनको इंडिया में आकर के हमारे कंट्री के लिए कुछ काम करना चाहिए, और तब उन्होंने ईवी चार्जिंग की स्पेस के अंदर एंट्री की इंडिया में। और डिटेल में सिद्धार्थ आपको इस बारे में बताएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ आपका हमारे ईवी इम्पैक्ट शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपके इंट्रोडक्शन के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपकी इस पॉडकास्ट पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी ईवी ओनर्स हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनके माइंड में बन रहे हैं, या फिर जो भी दूसरे भी जो लोग हैं जो ईवी को परचेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या उनको कोई दिक्कत आ रही है, कोई मन में कोई प्रश्न बन रहा है, तो वो सब प्रश्न जो है उनके सारे उत्तर हमें सारे लोगों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए मिल जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, एक आपका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताएं कि आपने ये जो आपने अपना एक वेंचर बनाया है पीएमई, ये क्या है, अबाउट पीएमई, और थोड़ा सा आप अपना भी इंट्रोडक्शन दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी डिप्लोमा से मैंने शुरुआत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अहमदाबाद से ही। वो ख़त्म करने के बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। निर्मा यूनिवर्सिटी जो है बड़ी प्रख्यात यूनिवर्सिटी है गुजरात की, वहीं से मैंने अपना बीटेक ख़त्म किया। बीटेक ख़त्म करने के बाद मैं मास्टर्स के लिए गया ऑस्ट्रिया जर्मनी। मास्टर्स के लिए मैं जब कर रहा था तब मैंने कुछ अच्छे कोर्सेज वगैरह देखे। उसमें मैंने ये जो कोर्स मैंने जो किया है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिस पे मैंने स्पेशलाइजेशन चूज़ किया ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही ना ऑटोमोटिव जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है उसमें जाने का बहुत मेरा मन था, क्योंकि वहाँ जाते हुए देखा मैंने कि बहुत सारी जो कंपनीज़ है इसके बारे में सोच रही है, अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रही है। मैंने सोचा कि इसी को ही अपना करियर क्यों ना बनाए, तो मैंने ये फील्ड चूज़ की। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई जब मैं कर रहा था तब भी मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने मास्टर थीसिस में इसी के रिलेटेड सारे ऑनबोर्ड चार्जर्स के जो आइसोलेटेड जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाईज वगैरह रहते हैं, पावर सप्लाईज रहते हैं, उस पर मैंने काम किया। मास्टर्स हालांकि मैंने ख़त्म की, उसके बाद मैंने अपनी जो करियर की जो शुरुआत है वो मैंने की मागना पावर ट्रेन से, जो कि मागना इंटरनेशनल ग्रुप की कंपनी है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव सप्लायर ग्रुप है आफ्टर बॉश। वहाँ रहते हुए मैंने फोक्सवैगन ID3, BMW आई सीरीज़, मर्सिडीज़ जी क्लास प्योर इलेक्ट्रिक, फिस्कर ओशन, ये सारी जो कंपनीज़ है इनके जो इन्वर्टर जो रहते हैं इलेक्ट्रिक कार के, उसके डिज़ाइन में मैंने काम करना शुरू किया। और मेरा अच्छा खासा मैं काम कर रहा था, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। उसके बाद मैं इंडिया आया 2019 में।
2019 में इंडिया आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर कि मैं 1.5 या 2 महीने के लिए ही आया था उस टाइम पे, हालांकि शादी के लिए आया था मैं तो मैंने उस टाइम पे नोटिस किया, मैंने देखा कि भाई क्या इसमें स्कोप बन रहा है या कोई कंपनी यहाँ पर सोच रही है कि नहीं सोच रही है। उस टाइम पे महिंद्रा के पास ई-वैरिटो एक थी इलेक्ट्रिक में, और एक E2O करके स्मॉल जो वो वर्जन आता है वो कार थी। टाटा के पास शायद टिगोर थी और एक्सप्रेस टी थी उस समय। ज़्यादा कोई कार तो थी नहीं उस समय, पर स्लोली वो लोग ना इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे, सोचना भी शुरू कर रहे थे कि नहीं चलो इसको ही फ्यूचर है, तो वो लोग भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे इस फील्ड में। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी फील्ड में कुछ यहाँ पर इंडिया में ही कुछ करें। तो तब मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पर मैं वापस आके कुछ चार्जिंग रिलेटेड मैं कुछ शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि डिपेंडेंसी जो थी वो दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही थी चाइना के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो, चार्जर्स हो, चार्जिंग गन केबल हो या फिर चार्जिंग कनेक्टर्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर एक ही हमारा डिपेंडेंसी था जो कि था चाइना। तो मुझे ये भी लगा कि यार हमें कुछ करना चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में कुछ योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो ये सोचकर मैं इंडिया वापस आना हमने एक तरह से मैंने सोचा, मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया और इस तरह से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई। हालांकि 2019 में मैं वापस तो नहीं आ पाया, वापस मैं गया अपनी कंपनी में, वापस ऑस्ट्रिया गया, मेरा काम फिर से शुरू हो गया और उसके 6 महीने के बाद ही जो था वो कोविड का हो गया, तो फिर सब कुछ डिले हो गया। फिर मैं वापस आया 2023 में और 23 में मैं फॉरएवर यहाँ पर सेटल्ड हो गया मेरी वाइफ के साथ, हम लोग यहाँ वापस आ गए और तब से हम लोग ना इसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये मेरी पूरी एक तरह से जर्नी रही है काम के रिलेटेड। और यहाँ पर PME में मैंने क्या शुरुआत की, मतलब कौन से ईयर से मैंने शुरुआत की, तो ये इस तरह से पूरा मेरा टाइमलाइन एक रहा है। तो PME कंपनी पहले से इनकॉर्पोरेटेड थी या आपने आकर के इसको एस्टेब्लिश किया? देखिए PME की जो शुरुआत है वो हुई थी सन 1982 में, जून सन 1982 में। तो 43 साल हो गए इस कंपनी को और इस कंपनी की शुरुआत जो है मैंने नहीं की है, इस कंपनी की शुरुआत जो है वो मेरे फादर इन लॉ ने की है, मिस्टर प्रफुल्ल शाह जी ने की है। उन्होंने 1982 में, जून 1982 में इस कंपनी को ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट करवाया। और उससे पहले उनके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो क्राउन कंपनी जो टेलीविज़न सेट्स बनाया करती थी, जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स वगैरह आते थे, वो क्राउन कंपनी में वो सर्किट डिज़ाइनर थे, PCB डिज़ाइनर थे और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर भी थे। तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा नॉलेज भी था और बहुत सालों से उन्होंने काम भी किया था और उनको इंटरेस्ट भी उसी फील्ड में था। तो उनके ही किसी दोस्त ने सूरत से उनको बताया कि भैया एक मशीन है इस तरह का, हमें ये सारे जो मशीन्स वगैरह जो है ये हमें अमेरिका से, US से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई इसे मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो उन्होंने, मिस्टर प्रफुल्ल शाह ने उनको बताया कि भाई आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो उन्होंने शेयर किए और उन्होंने ये बना के दिखाया। 1 साल लगा उनको ये बनाने में, हालांकि सक्सेसफुली बना। उन्होंने टेस्ट भी किया अपनी इंडस्ट्री में, अपने जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग फिनिशिंग के लिए जो मशीन्स रहते हैं बड़े वाले, उसमें ये RF जनरेटर्स जो है वो लगते हैं। RF जनरेटर्स बनाने से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 2 साल उन्होंने ऐसे ही RF जनरेटर्स बनाए सारी कंपनीज़ के लिए, बिज़नेस अच्छा खासा भी जा रहा था, ग्रो कर रहा था। उसके बाद उनको लगा कि अगर हमें बड़े स्केल पे करना है तो क्यों ना हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लें। तो 1979 से शुरू किया था, 1982 में उन्होंने ऑफिशियली कंपनी जो थी वो इनकॉर्पोरेट कर ली और तब से लेकर अब तक PM इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अच्छी खासी एक लीड जो है एक है पोजीशन जो है बनाए बैठा है। और RF जनरेटर्स में मैं प्राउडली ये बता सकता हूँ कि PM इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक लीडर है पूरे इंडिया में, जो कि इस पूरे स्क्रैच से अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम लोग पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं और हम आपको बेटर सॉल्यूशन देते हैं RF जनरेटर्स की फील्ड में। तो इस तरह से शुरुआत हुई कंपनी की। हालांकि मैंने कंपनी ज्वाइन की 2023 में और इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि 2019 में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये एक फील्ड है, इस तरह से है, ऐसा है, वैसा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना आप ही इस कंपनी को ज्वाइन कर लो। हाँ, आप अपना, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक हो, एक नया सेक्टर में हम लोग ये एक्सपांड करें और कंपनी का जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई करें दूसरे फील्ड में, दूसरे सेक्टर्स में।
मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग 2019 से हम लोगों ने शुरू किया, पर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा वो हो गया, बीच में एक पॉज आ गया 2 साल का। पर फिर भी हम लोग वो पॉज में भी मैं कनेक्टेड रहा यहाँ पर सबसे, और मेरी जो भी ब्रीफिंग्स वगैरह जो रहते थे वहाँ से मैं उनको ब्रीफिंग्स वगैरह देता था कि भाई इस तरह से करते हैं, टेक्निकल जो स्कीमेटिक्स वगैरह है, पीसीबी डिज़ाइनिंग है, हम लोग इस तरह से करते हैं, ये फंक्शनलिटीज़ रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। और उस टाइम पे हम लोगों ने फोकस किया कि क्यों ना हम स्टैंडर्ड्स पे फोकस करें। ARAI के क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स थे। अब ARAI क्या है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स थे। तो वो जो 2 साल थे हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम स्टैंडर्ड्स ही रीड करना शुरू करें, उसको समझना शुरू किए। तो वो 2 साल हमने इस तरह से स्पेंड किए कि स्टैंडर्ड्स को हम लोग पहले समझ ले अच्छे से। उस हिसाब से हम जैसे ही अब थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होगा, हम लोग फिर फुल फ्लेज हम लोग अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू कर देंगे। फिर 2023 में मैं और मेरे वाइफ आए, हम लोगों ने पूरी तरह से फुल पावर से हम लोगों ने काम शुरू किया। शुरुआत हमने हालांकि की जो उसके जो चार्जिंग कनेक्टर्स है वो मैन्युफैक्चर करने से, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर्स जो थे वो बनते नहीं थे, कोई कंपनीज़ यहाँ पर बनाती नहीं थी, या तो इंपोर्ट करवा लेती थी या फिर उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते थे वो वहाँ से इंपोर्ट करवा के उसको यहाँ पर असेंबल कर लेती थी। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हमने देखी। तो हम लोगों का ये भी एक प्लान था कि क्यों ना हम अगर पोर्टेबल चार्जर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो चार्जिंग गन कनेक्टर्स जो है वो पोर्टेबल चार्जर्स में तो बहुत क्रूशल पार्ट है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। तो उसकी ज़रूरत तो वैसे ही पड़ने वाली है, तो क्यों ना हम शुरुआत ही इससे करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा कोर है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस वहीं से ही हमने शुरुआत की। चार्जिंग कनेक्टर सबसे पहले हमने बिल्ड किए, उसमें थोड़ा प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ा, साथ साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। और भी दूसरे जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि V2L है, V2V है, बहुत सारे एडवांस न्यू जेन जो प्रोडक्ट्स हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स में अभी और आने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। R&D है। तो इस तरह से हमारा एक तरह से शुरू हुआ। तो बेसिकली आपका बैकग्राउंड ईवी से रिलेटेड था, इसीलिए आपने इस चार्जिंग के सेक्टर को आपने पाया कि इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्कोप है, और इसको क्यों ना हम स्टार्ट करें, फर्स्ट इन इंडिया हम इसको स्टार्ट करें मैन्युफैक्चर करना। तो इस हिसाब से आपने उसको स्टार्ट किया। तो इसमें थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कुछ अर्ली स्ट्रगल्स, जैसे आपने कोविड की बात की, वो तो सभी के लिए स्ट्रगल था, वो तो स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं था। तो आपने अच्छा यूटिलाइज किया उस टाइम को, जैसे आपने बताया कि आपने उसकी पूरी प्लानिंग बना ली और फटाफट एग्जीक्यूशन जिससे हो जाए। तो 2023 में जब आपने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद क्या अर्ली स्ट्रगल्स थी, आप कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अर्ली स्ट्रगल्स में जो है वो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहला अर्ली स्ट्रगल है वो मेरे फादर इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो वो अर्ली स्ट्रगल्स जो थे वो और अभी के जो अर्ली स्ट्रगल्स है वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब उनका जो अर्ली स्ट्रगल जो रहा है PME में वो था 1982 में, क्योंकि उस समय, अब ये वो समय था जब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो था वो इतना पॉपुलर तो था ही नहीं। अप्लायंसेस वगैरह भी जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। जैसे कि आप देखो, टेलीविज़न सेट्स हुआ करते थे, रेडियो एक बहुत एक एसेंशियल रोल प्ले करते थे उस समय। दूसरा एक रेफ्रिजरेटर्स वगैरह थोड़े बहुत शुरू हुए थे। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स आइटम्स है, स्मार्टफोन्स तो हुआ ही नहीं करते थे एक तरह से देखने जाओ तो आप। तो उस समय इतना पॉपुलर तो था नहीं। अब उस समय आप सोचो कि अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करना है, स्क्रैच से डिज़ाइन वगैरह करना है, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट हुआ करते थे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह इंडिया में बनते नहीं थे। जापान जो था, जापान है, साउथ कोरिया वगैरह है, वहाँ एक थोड़ा बहुत आपको एक रेवोल्यूशन वहाँ पे देखने। चाइना उस समय उतना सिग्निफिकेंट वो रोल प्ले नहीं करता था। US एक है, जर्मनी है, तो ये सारे कुछ कंट्रीज़ है, वहाँ से हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता था। अब इंपोर्ट में भी बहुत सारे एक लिमिटेशंस रहते हैं कि भैया इतना टाइम लग जाता है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप HSN कोड डाल के ही देख सकते हो कि भाई इसमें कितना % इंपोर्ट ड्यूटी है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। पहले आप या तो कॉल कीजिए वहाँ पर, बार बार वो लाइन ट्रांसफ़र होंगे, वो रिस्पेक्टेड जो पर्सन रहेगा वो फिर आपको आंसर किया कि हाँ ये वाला जो प्रोडक्ट है उस पर इतना % इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। प्रोसेस भी बहुत लंबा था, दिन बहुत लगते थे। इतना जल्दी पहले नहीं होता था कि भी चलो बाय एयर आ गया, बाय एयर कार्गो हो गया वगैरह, तो बहुत दिन लगते थे। तो ये सारे वो हो गए।
लेबर वगैरह नहीं मिलता था, लोग उतने नहीं मिलते थे हमें, क्योंकि अगर मैं अहमदाबाद की खास करके बात करूं तो अहमदाबाद जो रहा है उस समय से तो टेक्सटाइल पे काफ़ी फोकस्ड रहा है। अब टेक्सटाइल पे जो फोकस्ड है सिटी, उस पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स वगैरह ढूंढने जाओगे, स्किल लेबर ढूंढने जाओगे तो वो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। शुरू में उन्होंने सब कुछ खुद से ही करना शुरू किया, पीसीबी डिज़ाइनिंग खुद करते थे, उसको पीसीबी असेंबली जो रहते हैं, जो कंपोनेंट सोल्डरिंग वगैरह, वो भी वो खुद करते थे। स्लोली फिर थोड़े लोग मिलने शुरू हुए, तो इस तरह से उनका शुरू हुआ। तो ये उनका स्ट्रगल था उस समय का। 2023 का स्ट्रगल ये था कि कंपनीज तो हालांकि 2023 में भी ईवी रिलेटेड ज़्यादा थी नहीं। हमारे लिए स्ट्रगल ये था कि अगर हमें शुरू करना है स्क्रैच से, तो कैश क्रंच, कौन से प्रोडक्ट पे हम फोकस करें जिससे हम शुरुआत तो एटलीस्ट इस फील्ड में कर सके किसी प्रोडक्ट से। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया, मेरा इन्वर्टर डिज़ाइन जो है उसमें था, गेट ड्राइवर जो सेक्शन रहता है, पावर मॉड्यूल वगैरह, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम ऑनबोर्ड चार्जर्स जो है उस फील्ड में कुछ करें, या फिर BMS जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हम बनाएं। पर उसमें मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा कैश जो फंड्स है उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उतना जो फंड्स है वो मेरे पास उस समय था नहीं। मेरे जो पूरे जितने भी सेविंग्स थे, वो सेविंग्स लगाने के बाद भी मैं वो जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ना बहुत सारे स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती, टेस्ट बेंचेस वगैरह जो है वो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके जो बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, हाई एंड इक्विपमेंट रहते हैं उसमें, वो मुझे लगेंगे। तो ये सारे काफ़ी स्ट्रगल्स मैंने देखे स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, चलो हम कैश फ्लो जनरेट तो करें, सबसे पहले किसी प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने चार्जर्स से हमारा शुरुआत की। चार्जर्स पे फिर हमने देखा कि चलो चार्जिंग कनेक्टर्स क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम लोग शुरुआत उससे करते हैं। तो कनेक्टर से लेके फिर धीरे धीरे पोर्टेबल चार्जर्स में हम लोग आए। आज हम लोग V2L एडेप्टर जो है, V2L या V2V, वो एडेप्टर्स जो है वो भी हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी एक स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में कि फंड्स, अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे फंड्स तो थे नहीं, और हमें ऐसा था कि क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ है, फिर मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो उनकी जो वाइफ है, तो हम लोग 4 लोग, क्योंकि न्यू जनरेशन है, यंग लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें PME से, मतलब हमारे जो फादर इन लॉ है उनसे हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, हम इंडिपेंडेंटली हम कुछ करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इंडिपेंडेंटली हमारे खुद के जो फंड्स वगैरह थे वो हमने लिए। हाँ, BME के हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट वगैरह है, कुछ फैसिलिटी वगैरह हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया उस समय। बाकी हमने हमारे खुद के चारों ने ही खुद के हमारे फंड से हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया, और यहाँ तक हम लोग लेके आए। और तभी हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना हम 2 कंपनीज़ को अलग अलग इस पे लेके आए। तो PM इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जिसे हम PME बोलते हैं, जो लेजेंडरी जो लोगो है PME सिंस 1982, तो ये जो है ये फोकस करती है इंडस्ट्री इक्विपमेंट पे। RF जनरेटर्स है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज DC पावर सप्लाईज है, इम्पिडेंस मैचिंग यूनिट है, फ्रीक्वेंसी जैपर मशीन्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करती है। और PME EVSE LLP जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट करवाई है, वो फोकस करती है, क्योंकि PME EVSE LLP, तो EVSE क्या है? EVSE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। ये फोकस करती है जो भी EV चार्जिंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसके कनेक्टर्स रहते हैं, एडेप्टर्स रहते हैं, उन पे, और बाकी के अब भी इन फ्यूचर भी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो PME EVSE द्वारा ही आएंगे, और वो आएंगे EV के रिलेटेड ही। तो हम लोग PME EVSE LLP में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम लोग R&D भी उतना ही अग्रेसिव करते हैं, और R&D के बाद ही हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह सोचते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी फ्यूचर तो यही है। तो इस हिसाब से हमारा ना पूरा जर्नी रहा है एक। तो ये स्ट्रगल मेरा एक तरीके से रहा है इसमें। तो PME एक काफ़ी दूर तक एक काफ़ी आपने अच्छा बेसिकली कहते हैं एक जर्नी ट्रैवल किया, ऑल्दो बहुत ज़्यादा साल आपको नहीं हुए, तो कुछ इसके कुछ माइलस्टोन्स या कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं। देखिए 2023 से हमने शुरू किया है। सबसे पहला माइलस्टोन हमारा यही है कि बाय एंड ऑफ 2026 हम लोग किसी बड़े OEM के साथ एसोसिएट हो, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है, ह्युंडई है, या फिर किया है, कोई भी OEM हो जो इंडिया में अभी ऑपरेट कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो सेल कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है, माइलस्टोन है, वो यही है कि हम किसी बड़े OEMs के साथ हम लोग एसोसिएटेड रहे। तो क्या उसमें कुछ आपको सक्सेस मिली है अभी तक?
कुछ हाँ नहीं, आपके हम लोग tie-ups? अभी देखिए टाटा के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली इन टच विद टाटा मोटर्स, हम लोग उनके साथ टच में है। दूसरा हम लोगों ने सर्विस देना शुरू किया है, तो हम लोग सर्विस रिलेटेड जो सर्विस सेगमेंट जो है वो अभी इंडिया में पूरी तरह से स्कैटर्ड है। एक तरह से हम देखने जाए तो फोकस्ड कोई कंपनी का इस पर है ही नहीं। तो सर्विस सेगमेंट में भी हम लोग इतना ही अग्रेसिव जाना चाहते हैं, और सर्विस सेगमेंट में भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग टाटा है, महिंद्रा है, उनके साथ हम लोग टाइप करें। टाइप करने के बाद हम लोग हर एक जो स्टेट है उसमें एटलीस्ट एक सर्विस सेंटर हमारा सेटअप करें, जिससे क्या है कि उनके जो चार्जर्स है, पोर्टेबल चार्जर्स हो गए या फिर वॉल माउंट चार्जर्स है, वो चार्जर्स पे हम लोग बेटर सर्विस दे पाएँ। तो इस तरह से तो सबसे पहला माइलस्टोन हमारा यही है कि हम लोग या तो सर्विस सेगमेंट में या तो किसी प्रोडक्ट वगैरह जो है उस वो सेगमेंट में हम लोग किसी बड़े OEM के साथ हम लोग एसोसिएटेड रहे, एसोसिएट मतलब टाइप करें। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो है माइलस्टोन वो ये रहेगा कि हम लोग BMS जो है, BMS और ऑनबोर्ड चार्जर जो OBC हम लोग कहते हैं, वो फील्ड के अंदर हम लोग एक तरह से एंट्री लेना चाहते हैं। तो वो हमारा सेकंड माइलस्टोन रहेगा। तो अभी आपने जैसा कहा कि आपने सर्विस देना स्टार्ट किया है अभी, तो वो अभी किसी OEMs के थ्रू आप सर्विस दे रहे हैं, कैसे अभी क्या कर रहे हैं उसके अंदर? हाँ, उसमें कैसा है कि हम लोग किसी OEM के साथ ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं है, टाइप अभी तक तो हमारा हुआ नहीं। हम लोग हालांकि हम लोग टाटा मोटर्स के साथ कांस्टेंट टच में है, हम लोग कोशिश में है कि ऑफिशियल टाइप हो जाए इसके रिलेटेड। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख लो या फिर आप हमारा वेबसाइट देख लो, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, या इंडिया मार्ट देख लीजिए आप, उस पर आपको दिख जाएगा कि भाई अगर आपको आपका जो टाटा मोटर्स का मतलब टाटा का जो पोर्टेबल चार्जर है, अगर वो आपका टूट गया है या उसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, इंस्टॉलेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको नया चार्जर भी चाहिए, तो वो सारा जो है सर्विस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ये सारे तीनों जो प्लेटफॉर्म्स जो है उसके ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो उसके ज़रिए वो वीडियो यूट्यूब में है वो देखकर, इंडिया मार्ट पर जो एड्स वगैरह जो प्रॉपर हमारा जो प्रोफाइल रहता है वो देखकर लोग हमें अप्रोच करते हैं, वेबसाइट देखकर लोग हमें अप्रोच करते हैं कि सर मेरा भी जो टाटा का जो चार्जर है वो टूट गया है, आगे से चार्जिंग कनेक्टर जो है वो डिटैच्ड हो गया है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप हमें इस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो लोग हमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली प्रोडक्ट्स जो हैं आप PME प्रोवाइड कर रहा है, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं और मैं काफ़ी टाइम से आपसे कनेक्टेड भी हूँ। हाँ। और मैं समझ रहा हूँ कि आप एक्चुअली वर्किंग क्या करते हैं। तो उसमें आप लोग जो चार्जर्स बना रहे हैं, चार्जर्स जो कर रहे हैं, उसको मैंने फिजिकली खुद भी देखा कि बहुत एक स्टर्डी क्वालिटी के चार्जर्स हैं, जो कि एक नीड है आज की डेट में। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेरीज हैं चार्जर से रिलेटेड, तो उन प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक की आपकी जर्नी में मतलब कभी आपको ऐसा फील हुआ कि इसको छोड़ देना चाहिए या मतलब गिव अप कर देते हैं, मतलब स्टार्ट तो कर लिया वापस चले जाते हैं? क्योंकि आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कैरियर की कमी है, इतने अच्छे उससे आपने स्टार्ट किया ऑलरेडी। तो ऐसा कभी आया दिमाग में आप? हाँ, देखिए ये एक बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, और ये बिल्कुल एक बार ऐसा हुआ भी था 2023 में जब मैं और मेरे वाइफ यहाँ पर वापस आए। उस समय क्या था कि हम लोग वापस आए, इतने सालों के बाद हम लोग वापस आए, तो सब लोग यहाँ पर ना, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यार यहाँ पर अगर वापस जाएंगे इंडिया में तो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे कि चलो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए वापस आए हैं, तो इस तरह से उनको ये होगा कि भैया चलो अच्छा हुआ आप वापस आ गए, चलो अभी तो कुछ आप करोगे यहाँ पर। तो इससे पूरा ना उल्टा एक हुआ कि अप्रिसिएशन की जगह पर सोसाइटी ने अप्रिशिएट तो किया नहीं, उल्टा डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया कि भाई वापस क्यों आ गए आप अच्छा खासा वहाँ पर कमा रहे थे, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी आपकी, तो ज़रूरत क्या पड़ गई वापस आने की, आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर इंडिया में कुछ नहीं रखा है। तो ये एक पॉइंट था। और उसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चार्जिंग कनेक्टर से हम लोगों ने शुरुआत की, तो जो गिविंग अप वाला जो पॉइंट है कि क्विट कर दूं, चलो अभी तो छोड़ दूं मैं, ये पॉइंट हुआ तब कि एक तो डीमोटिवेट हो रहा था, मतलब डीमोटिवेशन मिल रहा था सोसाइटी से, एक तो वो तो मोटिवेट तो चलो कर नहीं रहे थे, साथ साथ में जब चार्जिंग कनेक्टर्स से हम लोगों ने शुरुआत की तो वो एक स्टेज आगे नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर्स क्या है कि क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्योंकि डिज़ाइंस वगैरह लगेंगे, मैकेनिकल डिज़ाइंस वगैरह लगेंगे, तो वो एक मैकेनिकल डिज़ाइनर हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन डिज़ाइन करेगा इस प्रोडक्ट को, तो वो डिज़ाइन एक तो करवाना है हमें, चलो वो कर भी लिया। उसके बाद हमें डाई मोल्ड जो रहता है वो उसको डिज़ाइन करवाना है। तो डाई मोल्ड में भी यही दिक्कत थी कि भाई आप वो एक सर्टेन लेवल का जो
फिनिशिंग जो रहता है, एक टचअप रहता है, अगर आप वो लेवल तक लेके जा रहे हो तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है कि आप डाई मोल्ड बना के आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में उतार दो, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को ही आप बेनिफिट दिलवा रहे हो, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो काफ़ी गुड लुकिंग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कलर पे, उनके फिनिशिंग पे, टचअप पे। तो ये एक पॉइंट जो था डाई मोल्ड वाला, इस पर हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा वो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला उस टाइम, उस समय, क्योंकि वो एक टचअप वगैरह जो है वो दे नहीं पाते। हालांकि अभी भी ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अग्रेसिव है ही है कि वो अभी भी वो टेक्नोलॉजी जो चाइना जो है वो डेवलप करके जो बैठा हुआ है ना डाई मोल्ड की, कि आपका कोई भी मटेरियल हो, वो मटेरियल के हिसाब से डाई मोल्ड बनाएंगे, उसी टेम्परेचर के हिसाब से वो मटेरियल को पूरा बनाएंगे और बनाने के बाद आपको वो मार्केट में वो करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमें देखने को उस टाइम पे मिला ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं मिल रहा है। तो तब क्या था कि आगे काम बढ़ नहीं रहा था, 7-8 महीने हो गए थे ऑलरेडी, सिर्फ हम लोग वहीं पर अटके हुए थे कि भाई कनेक्टर के बारे में क्या अपडेट्स है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जिनको हमने काम दिया है, पैसे दिया है, वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम पे मैं लगा कि यार शायद ना मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ यहाँ आने में, शायद ये वर्क नहीं करेगा। पर बाद में एक ऐसा हुआ कि मैंने अपने फादर से, मेरे पेरेंट्स से हम लोगों ने बात की, मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ तो इजी नहीं रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रहेगा, कोई बात नहीं, आप हिम्मत क्यों हार रहे हो हम लोग तो है सब लोग साथ में, आप कीजिए, आप लोग धीरे धीरे कीजिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी कहाँ जल्दी है, आप स्लोली कीजिए, पर हिम्मत मत हारिए। आप अगर यहाँ पर कुछ सोच के आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ते निकल आएंगे। तो हिम्मत दी उन्होंने, और फिर अगर हम देखने जाए तो फॉर्चुनेटली हमारा काम भी स्लोली फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद तो ये एक जो पॉइंट था, ये मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे लिए एक मुझे लगा कि यार ये मैं ना अभी एक पॉइंट पे क्विट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, वापस चला जाता हूँ। क्योंकि सिटीजनशिप का कॉल भी था उस समय मेरे पास कि भैया मैं इतने साल से था तो मुझे सिटीजनशिप का कॉल था वहाँ से। तो मैंने उसके बाद मैंने एक थोड़े टाइम के लिए सोच लिया कि भैया चले जाता हूँ वापस, सिटीजनशिप लेके वहीं पर वापस सेटल्ड हो जाता हूँ यहाँ पर कुछ मेरा होने वाला नहीं है। तो ये एक रहा है मेरा। ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, और यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिली कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक मोटिवेट किया कहीं ना कहीं, एक आपके एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे जब आप एक डिसीजन लेने की सोच रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पीएमई के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, जो मेन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे डायरेक्ट ऑडियंस के काम के हैं। मुझे पता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान कर रहे हैं जो कि आप OEMs को भी सप्लाई करेंगे, बट वो क्योंकि ऑडियंस के लिए उतना बहुत यूजफुल नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो डायरेक्ट ऑडियंस से रिलेटेड जो ईवी ओनर्स हैं या ईवी सोच रहे हैं उनके लिए क्या बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताएं। देखिए पीएमई जो है वो, जैसे कि देखिए इंडिया में जो है 2 टाइप के पावर रहते हैं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, या तो AC होगा या तो DC होगा, ठीक है, इससे तीसरा कोई पावर का होता नहीं है। इस पावर के बारे में हम लोग अलग से सेपरेटली डिटेल में डिस्कस पक्का। तो AC चार्जर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से पीएमई ने शुरुआत की, जो हम लोग पीएमई EVSC LLP है जो उन्होंने हम लोगों ने शुरुआत की, ठीक है। तो अभी पीएमई के पास है, पीएमई के जो AC जो चार्जर्स रहते हैं, या फिर वो पोर्टेबल चार्जर्स हो गए हो या फिर वॉल माउंट चार्जर्स हो गए हो, तो वो चार्जर्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उन चार्जर्स में जो चार्जिंग गन कनेक्टर्स जो लगते हैं, वो कनेक्टर्स भी हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके सिवाय हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक V2L V2V अडेप्टर लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग क्या है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में हम पावर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, व्हीकल टू व्हीकल जिसे हम बोलते हैं, या फिर एक गाड़ी से अगर बैटरी अवेलेबल, उसमें पावर अवेलेबल है तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह वो रन कर सकते हैं। तो एक एडेप्टर वगैरह जो है वो भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और जो टाइप 2 स्टैंडर्ड्स के जो डमी सॉकेट्स वगैरह जो लगते हैं, जो वॉल माउंट चार्जर्स रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपकी जो चार्जिंग गन है, कनेक्टर है, वो अगर मान लीजिए कि ऑपरेशनल नहीं है तो आप ना वो सॉकेट्स के अंदर फिट कर सकते हो, ठीक है। तो डस्टिंग वगैरह का जो इशू है, ह्यूमिडिटी का इशू है, वो कभी कभी क्या है कि बहुत तेज़ बारिश वगैरह हुई तो वो भीग जाता है, तो वो सब नहीं, तो वो सॉकेट्स वगैरह भी है, वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है। आगे जाके हम लोग जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि OEMs के रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे।
तो देखिए OEMs जो चार्जर्स दे रहे हैं ईवी के साथ, गाड़ियों के साथ, बहुत से लोग, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि ख़राब हो गए, तो वो मार्केट से भी परचेज करते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जो ऑनलाइन चार्जर्स मिल रहे हैं और आपके चार्जर, उसमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए आप। देखिए OEMs जो चार्जर्स आपको दे रहे हैं वो उनको देना पड़ता है। नहीं, OEMs के चार्जर्स नहीं, जो ऑनलाइन चार्जर्स मिल रहे हैं। OEM तो दे ही रहा है साथ में गाड़ी के, है ना, लेकिन बाद में लोगों को लेना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन जाके लें और आपका चार्जर, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो जानना चाहता हूँ। देखिए ऑनलाइन आपको और भी बहुत सारी कंपनीज के चार्जर मिल जाएंगे, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो लोग हैं वो अपने ही प्रोडक्ट पे, मतलब चार्जर्स पे सर्विस नहीं दे पाते। सर्विस वो लोग इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो चार्जर्स जो रहते हैं वो पूरे चार्जर्स एंड प्रोडक्ट वो इम्पोर्टेड रहते हैं चाइना से, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, उनके जो चार्जर्स के जो बॉक्स रहते हैं वो तक वाइट लेबल्ड होते हैं। अब बॉक्स तक यहाँ से वो लोग लेके, ऐसा नहीं कि चलो बॉक्स में डाल दिया और फिर वहाँ पर बेचा। बॉक्स भी चाइना से ही आएंगे। बॉक्स भी चाइना से आएंगे। चाइना को अगर आप बोल दो कि भाई मुझे मेरी कंपनी का लोगो चाहिए, मुझे ये डिटेल्स चाहिए, वो तक वो लोग कर देंगे। तो यही कर रहे हैं वो लोग। तो अब दिक्कत यह है कि चार्जर्स तो चलो आप लोग वहाँ से लेके आ रहे हो, ठीक है, विथ ज़ीरो एक्सपर्टाइज यू हैव। तो अगर ज़ीरो एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ज़ीरो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है तो आप सर्विस तो देने से रहे। अगर मान लीजिए तो वारंटी पीरियड में अगर चार्जर आपका जो है वो टूट गया, या फिर चूहे ने जो है केबल जो है काट लिया, या फिर कुत्ते ने केबल काट लिया है, गाय ने या फिर चार्जिंग गन तोड़ दी है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं अभी। उस केस के अंदर अगर आप वो कस्टमर्स को, अरे वो जो सेलर्स जो है जो चाइना का इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास जाओगे कि सर ये मेरा ऐसा हो गया, तो आपको स्ट्रिक्टली बोल देंगे कि सर क्योंकि ये एक्सटर्नल डैमेज है तो वारंटी में, ये वारंटी टर्म्स में कवर नहीं होगा, आप नया परचेज कर लीजिए। तो वारंटी में क्या कवर होता है? वारंटी में आप कवर होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब उनके एस्पेक्ट से वारंटी में क्या कवर करते हैं? उनके एस्पेक्ट से कवर ये होता है कि आपका चार्जर ऐसे ही पड़ा है और बंद हो गया, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ही करेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग फैसिलिटी नहीं है। रिपेयरिंग तो फैसिलिटी है ही नहीं उनके पास, तो वो रिप्लेस करेंगे सिर्फ। रिप्लेस में भी कुछ टर्म्स रहते हैं उनके कि भाई भैया ये एरर आ रही है तो ही हम करेंगे। ओके। अनकंडीशनल तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए पानी चला गया आपके चार्जर में तो डेफिनेटली वो तो वैसे भी वारंटी टर्म्स में नहीं होता है, पर आप रिपेयरिंग का ऑप्शन तो दो कस्टमर को। क्योंकि देखिए 20,000 15-20 हज़ार के चार्जर्स रहते हैं ये। आप हर साल हर 6 महीने में अगर कुछ टूट फूट गया, कुछ हो गया, तो आप हर 6 महीने में हर साल आप तो नया तो नहीं लेने वाले। 15-20 हज़ार मतलब एक बेसिक जो स्मार्टफोन रहता है उसकी कॉस्ट हो गई है। मैं स्मार्टफोन भी ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को रिपेयर करके दे, रिप्लेस ना करके दे। और वारंटी का यही मतलब होता है, वही तो है ना, आप चार्जेस लेके रिपेयर करो। हाँ, अगर मेरी कोई फॉल्ट है उसमें, बट रिपेयरिंग तो इज मस्ट। एग्जैक्टली। तो आपके चार्जेस में क्या आप दे रहे हैं सर्विस कुछ? तो हमारे चार्जेस में रहता है कि आपका जो, अगर आपने मेरे से चार्जर परचेज किया, हम लोग बोलते हैं कि 1 साल का वारंटी हम आपको देंगे। 1 साल की वारंटी के दरमियान, या 1 साल की वारंटी हम आपको देंगे और 5 साल का सर्विस सपोर्ट हम आपको देंगे। तो ये जो रहता है हम कस्टमर्स को शुरू में ही बता देते हैं, ठीक है, 1 साल की वारंटी और 5 साल तक का सर्विस सपोर्ट। इसके दरमियान, वारंटी के दरमियान या फिर सर्विस सपोर्ट के दरमियान कुछ भी होता है चार्जर्स में, तो हम लोग बैठे हैं। चाहे वो चार्जिंग गन टूट गई हो, चाहे वो केबल जो है वो किसी ने काट लिया, टूट गया, कुछ भी हो गया हो, अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है अगर वो भी आपका मान लीजिए कि पानी चला गया, या फिर वो ओवर वोल्टेज की वजह से बंद हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा जल गया, कुछ भी हुआ हो, पूरे चार्जर पे हम लोग 100% जो है रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अगर बेंगलोर से हो, दिल्ली से हो, आसाम से भी हो, कहीं से भी हो, आप, डजेंट मैटर, आप सिर्फ हमें रीच आउट कीजिए कि सर मेरे चार्जर में ये फॉल्ट है, या तो हम पिकअप करवा लेंगे या फिर आप खुद भेज सकते हो, ठीक है। भेजने के बाद हम 24 आवर्स में, मिलने के 24 आवर्स में आपका जो चार्जर है फुल्ली फंक्शनल करके आपको व्हाट्सएप में वीडियो दे देंगे। व्हाट्सएप में आपको वीडियो मिल जाए, आपको पूरी तसल्ली हो जाए, आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन्स वगैरह वो दूर हो जाए, उसके बाद हम लोग डिस्पैच कर देते हैं और ट्रैकिंग नंबर भेज देते हैं। तो इतनी बेहतरीन सर्विस जो हम लोग देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। हमारे पास क्या है कि अभी भी अगर आप देखो तो बहुत सारे चार्जर्स दूसरी कंपनी के भी आ रहे हैं। अभी तो टाटा के बहुत सारे चार्जर्स आ रहे हैं, एक्सीकॉम के आ रहे हैं, महिंद्रा के आते हैं, BYD के आते हैं। तो ये चार्जर्स जो है वो हमारे सर्विस सेंटर पे आते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं जो इन पर कॉन्स्टेंटली काम किए जा रहे हैं।
तो ये जो चार्जर्स दूसरी कंपनीज के आ रहे हैं, आप इनको भी रिपेयर कर देते हैं? उनको भी कर देते हैं। ओके। अब जैसे कि टाटा हो गया, टाटा में सबसे मेन जो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ये सिर्फ टाटा में प्रॉब्लम नहीं है, टाटा, एमजी, महिंद्रा, ह्युंडई या कोई भी और ओईएम के हो गए, मतलब ये जो BYD है उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि चार्जिंग गन जो है वो वो टूट जाती है, डिटैच्ड हो जाती है। ये सबसे मोस्ट कॉमन, जो जितने भी चार्जर्स हमारे पास अभी आते हैं, हमारे पास अभी दिन के 15 से 17 चार्जर्स आते हैं पूरे इंडिया से 15 से 17 चार्जर्स दिन के आते हैं। मोस्ट कॉमन जो 95-96% जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उसमें वो रहते हैं कि चार्जिंग गन जो है वो टूटा हुआ रहता है। अब ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ टाटा में नहीं है, ये महिंद्रा में भी है, ये एमजी में भी है। टाटा में ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि टाटा की ही सबसे ज़्यादा ईवीज जो है वो मार्केट में बिक रही है, और या बिकती है या बिकी हुई है ऑलरेडी। तो ये एक रीज़न है कि भाई सबसे ज़्यादा हमें टाटा के देखने को मिलते हैं। पर एमजी के भी आते हैं, ह्युंडई है, महिंद्रा है, सबके आते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो रहता है वो है चार्जिंग गन का। बाकी जो प्रॉब्लम्स है कि भैया सर्किट बोर्ड जो है वो जल गया, आपका जो चार्जिंग जो केबल था वो चूहे ने काट लिया, फिर कुत्ते ने चबा लिया। ये भी बहुत सारे कस्टमर्स का एक रहता है कि सर अब इसके इसमें क्या कर सकते हैं, कंपनी तो बोल रही है कि नया ले लो, हम तो सर्विस दे नहीं पाएंगे इसके ऊपर, वारंटी में कवर नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल डैमेज है। तो इसमें यही एक कस्टमर के पास चॉइस बनती है कि वो PME में भेजे, PME को अप्रोच करे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि नया चार्जर लेना 25 से 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये खर्च करना, इससे अच्छा है कि 5-6 हज़ार में आप नया करवा लो। जो नई चार्जिंग गन हम लोग डालते हैं या केबल के साथ डालते हैं, उस पर भी हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपेयर कर दिया तो रिपेयर पे वारंटी नहीं देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है रिपेयर पे लोग वारंटी नहीं देते। एग्जैक्टली हम लोग तो जो नई चार्जिंग गन वगैरह, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम लोग पूरा रिप्लेस कर देते हैं ना वो पार्ट को, तो वो पार्ट पे क्योंकि हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर है तो हमें कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग उनको वारंटी भी देते हैं। वारंटी के साथ आप करवाइए, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 5-6 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किए और उसके बाद आप बोल दे कि भाई हाँ चलेगा तो चलेगा वरना आप अपनी तरफ से देख लेना। ये क्या बात हुई? अगर हम सर्विस दे रहे हैं अच्छी तो उस पर वारंटी देना भी हमारा ही काम है। कभी कभी ऐसा होता भी है, हालांकि 600-700 चार्जर्स में शायद 1 या 2 बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स को क्या है कि कुछ कंप्लेंट्स आ जाती है कि सर आपने जो अभी भेजा है दूसरे-तीसरे दिन ही उनको यूज़ करने के बाद लगता है कि मतलब जैसे पहली बार जब लगाते हैं तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्शन वगैरह इम्प्रॉपर लगते हैं। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, हम पिकअप करवा लेते हैं, आप पिकअप करवा लेते हैं, आप चार्जर रेडी रखो वही बॉक्स में, हम लोग पिकअप करवा लेते हैं। जैसे ही यहाँ आएगा तुरंत ही हम लोग आपका जो चार्जर है वापस से पहले से ठीक करके वापस आपको भेज देंगे। तो हम वैसा ही करते हैं। अब हमारा क्योंकि सर्विस सेंटर जो है वो अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद के जितने भी जो लोग हैं, अहमदाबाद हो गए, अहमदाबाद के जो नेबरिंग सिटीज़ है, बड़ौदा है, सूरत है, राजकोट हो गया, राजस्थान से भी लोग आते हैं, मुंबई से आते हैं, इन पर्सन आते हैं करवाने। तो उनके लिए भी क्या है कि वो लोग वेटिंग एरिया में तब तक बैठते हैं। चार्जिंग गन लगने में आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, तो वो तब तक वेट करेंगे, हो गया। अगर उनकी गाड़ी खुद खड़ी है नीचे, उनकी गाड़ी पर भी टेस्ट करवा देंगे, वरना लैब में तो हमारे पास प्रॉपर एक पूरा टेस्ट बेंच रेडी ही है जिसपे हम कोई भी गाड़ी का चार्जर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा का ही, कोई भी गाड़ी का वो भी हम कर देते हैं। और पूरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आने के बाद ही हम लोग कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। उसके पहले हम लोग पेमेंट के लिए पूछते तक नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स हमें पूछते हैं कि सर मतलब दिल्ली से भेज रहा हूँ, पेमेंट कैसे एडवांस करना होगा? तो हम बोलते हैं कि नहीं, एडवांस पेमेंट क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चार्जर आने दो, रिपेयर होगा, हम लोग वीडियो भेजेंगे और रिपेयर हो तो ही आपको पेमेंट करना है, वरना आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, बढ़िया सर्विस उनको मिल जाती है, नया लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो हम लोग नया जो मतलब रिपेयरिंग करके दे रहे उस पर भी वारंटी हम लोग दे रहे हैं कस्टमर के लिए, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो एक रैप अप करने से पहले एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देने चाहेंगे ऐसे लोगों को, बेसिकली इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे। पहला तो ये रहेगा कि जो ईवी ओनर्स हैं उनके लिए चार्जर्स के बारे में आपने बताया, उसी के डोमेन में हम बात करेंगे। हाँ। और दूसरा, कोई ऐसे लोग हों जो कि एक्चुअली अब कुछ करना चाह रहे हों ईवी के क्षेत्र में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ईवी ओनर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, नई तकनीक है, बहुत नई तकनीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में। जो ये पूरा फील्ड है वो पूरी फील्ड ही बहुत ब्रांड न्यू है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए
और उसको थोड़ा ना चांस दीजिए, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा चांस मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ईवी ओनर्स मैंने देखे हुए हैं कि परेशान हो जाते हैं कि यार अब तो मैंने ये फलानी कंपनी की गाड़ी ली है, मैं बहुत परेशान, दूसरी गाड़ी तो मैं लूँगा ही नहीं ईवी। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी जो है हार मत मानिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी जो गाड़ियाँ हैं वो लॉन्च होने वाली है, आ रही है। और हमारे जितने भी OEMs है, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, सुजुकी भी जो गाड़ी है वो अभी आने वाली है कुछ समय में, MG है, बहुत सारी जितने भी OEMs है वो सब OEMs जो है वो हार्ड वर्किंग OEMs है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। आपको बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स जो है इन फ्यूचर, इन नियरेस्ट फ्यूचर, अगले आने वाले 2 से 3 साल में आपको बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स मिलेंगी विथ लॉन्ग रेंज, विथ बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको अभी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो कि चार्जिंग रिलेटेड या फिर कार में जो अगर कोई फंक्शनलिटीज़ है उसके रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको बाद में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने पेट्रोल और डीजल जो है वो एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन अभी हमारे पास है कि भैया इतने ऑफ्टन हमें प्रॉब्लम्स उसमें देखने नहीं मिलते, उसको भी डेवलप होने में टाइम लगा होगा। एग्जैक्टली, उसको भी तो बहुत साल लगे डेवलप होने में। तो इस फील्ड में भी ऐसा ही है, इसमें हालांकि जितने साल उसमें लगे हैं उतने साल इसमें लगने नहीं वाले हैं, इसमें इतने साल नहीं लगेंगे। तो मेरे हिसाब से ईवी ओनर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इतनी जल्दी हार मत मानिए, और मेहरबानी करके अगर आपके पास ईवी है तो दूसरी जो है ईवी लेने के बारे में ही सोचिए, पेट्रोल डीजल में आप कन्वर्ट ना होइए। और जो नया लेने की जो उसमें है कोशिश में है, तो मैं उनको पक्का कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक ही लीजिए, ठीक है। बेस्ट कार्स है, पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, तो आप वही कीजिए, ठीक है। और जो इस फील्ड में एसोसिएटेड मतलब अभी तक है नहीं पर उनको आना है इस फील्ड में, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं, हम ओपन मार्केट है इंडिया में और सबके लिए स्कोप है, आप आइए। पर देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आने से पहले आप ये सोचो कि आप सर्विस पे क्या करने वाले हो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता ये है कि ये हमारा मोटो रहा है पहले से ही, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप बना रहे हो तो आपका काम बेचने के बाद ख़त्म कभी नहीं होता, आपका काम, असली काम जो होता है वो बेचने के बाद शुरू होता है, ठीक है। ये हमारा मोटो है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया, बेच दिया आपने, अगर आपका सिर्फ यही गोल है, यही टारगेट है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इस फील्ड में आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो मैंने बना तो दिया, अब इसको मैंने सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करूँगा या फैसिलिटेट किस तरह से करूँगा मेरे कस्टमर्स को, तो उनके बारे में भी सोच कर चलिए। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बहुत सारा मार्केटिंग करवाना पड़ेगा या फिर आपको ना ये SEOs वगैरह करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, सर्विसिंग पे ध्यान दीजिए, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझिए। कोई भी नया प्लेयर इसमें आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लेके इसके ये फील्ड के रिलेटेड, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझे, उनके कंसर्न्स को समझे। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक पाएगा इस फील्ड में। तो ये थे सिद्धार्थ जी, इन्होंने हमें काफ़ी सारी टिप्स बताई, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और जो बेसिकली इन्होंने बताया आज ईवी ओनर्स के लिए चार्जिंग से रिलेटेड इनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ है, और मैंने उसको खुद भी एक्नॉलेज किया है, मैंने खुद भी उन चार्जर्स को देखा है और जल्दी ही हम वीडियोस लेके आएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे चार्जर्स। और जैसा इन्होंने बीच में बोला कि अभी उनकी जो फिनिशिंग है उतनी अच्छी जैसे चाइना के पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास नहीं है, बट मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरे पास महिंद्रा की गाड़ी, टाटा की गाड़ी, MG की गाड़ी के चार्जर सब आ चुके हैं। महिंद्रा की तो मैं ओन कर रहा हूँ, मुझे कहीं से भी इनके चार्जर्स के अंदर उसमें 1% भी उससे 19 नहीं लगा, मुझे वो प्लस ही लग रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी और फिनिशिंग वाइज भी। तो इनकी ऑब्जेक्टिव है कि और अच्छा करना, इसीलिए शायद इनको लगता है कि हम उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आने वाले टाइम में आपको इनके थ्रू बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे चार्जिंग के क्षेत्र में। और जो भी बेसिकली हम AC चार्जर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप AC चार्जर्स लेना चाहते हैं, आपके चार्जर्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका वो पार्ट नया हो जाएगा, वो चीज़ सिद्धार्थ जी आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन्होंने बताया है। और आपकी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको सिद्धार्थ जी से कनेक्ट करेंगे, उनकी डिटेल्स भी हम शेयर कर देंगे। तो आप इस तरीके से उसको अननेसेसरीली उसको नया लेने के लिए मत सोचिए, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपकी रिपेयर होगी। और आप एक्चुअली अगर नया लेना ही चाह रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है चार्जर, या आप V2L V2V लेना चाह रहे हैं, उसका इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका लीजिए, उसको ट्राई करिए। पहले अपने वेंडर का भी देखिए, OEM का भी देखिए जाके, इनका भी हमने वीडियो में दिखाया, उसको आप देखिए, इनके भी अपने वीडियोज़ हैं।
तो फिर आप डिसाइड करिए उस चीज़ को कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि आगे वीडियोस में हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि क्या उनके में प्रॉब्लम है और क्या इनके में उसके प्लस पॉइंट्स हैं। उसके अनुसार आप प्रैक्टिकली लाइव उसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप एक्चुअली सोच रहे हैं। और यहीं तक हमारा ये पॉडकास्ट एंड नहीं होगा, अभी हमारी सीरीज़ चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जो ईवी चार्जिंग के क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, अगर मैं ईवी की बात करूं तो उसके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और आगे चल के हम जो चार्जिंग के जो फॉर्म्स हैं AC DC, उसके बारे में बहुत डिटेल इंसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सिद्धार्थ जी क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो शेयर करेंगे अपनी एक्सपर्टीज़। मैं तो आप लोगों से काफ़ी कुछ शेयर करता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक एक्सपर्ट है जो कि एक्चुअली टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको मेरे से ज़्यादा डीपली जानता है। तो इनकी जो नॉलेज है उसका हम बेनिफिट उठाएंगे आगे के पॉडकास्ट में। तो आप कनेक्टेड रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी कोशिश है ईवी इम्पैक्ट शो की, जिसका ये पहला पॉडकास्ट था, आपको कैसा लगा। और आगे हम और बहुत सारे और गेस्ट को लेके आएंगे जो ईवी के फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, नॉलेज मिलेगी। और अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं या ईवी ओनर हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट की सीरीज़ में, उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।